हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अब हमारी रस्मा योद्धा एप 6-10। वीर ने साफ पानी से उस पिरामिड जैसे आकार वाले पत्थर को धोया। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने जमीन पर रखी कुल्हाड़ी उठाई और उसके नुकीले सिरे से पिरामिड के आकार के पत्थर पर धीरे से वार किया। लेकिन इस वार से पत्थर पर खरोंच भी नहीं आई। यह तो होना ही था। इस पिरामिड का आयंटिक पेंगो द्वारा निगले जाने के बाद भी जैसे का तैसा बना रहना इसकी कठोरता का प्रमाण था। वीर ने धीरे धीरे अपने वार की ताकत बढ़ाई। आखिर में उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। उस पिरामिड के नीचे रखी पत्थर की शिला पर एक गड्ढा बन गया। हालांकि पिरामिड का अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। हे भगवान! वीर दंग रह गया। उसने सोचा था कि यह पत्थर सख्त होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना सख्त होगा। यह वस्तु कैसे बनाई गई? वीर इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं सोच पा रहा था। वह पत्थर और उसका आकार बहुत ही अजीब था। शायद किसी ग्रेट फाइटिंग मास्टर ने कुछ अत्यधिक मजबूत धातुओं का उपयोग करके इस पत्थर को बनाया हो। ऐसा सोचते हुए वीर ने पिरामिड को जेब में रखने का फैसला किया। भले ही वह यह पता न लगा पाए कि यह क्या चीज़ है, लेकिन वह इसे सजावट के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। मांस काटने के सभी औजारों को सही से रखने के बाद वीर उस कमरे की ओर चला गया जिसे ग्रैंड सिटी पवेलियन के द्वारा उसके लिए तैयार किया गया था, और वहां जाकर आराम करने लगा। मुक्कों का अभ्यास करने के बाद वह 1 घंटे तक अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को सहलाता मसाज करता रहा। वीर इस समय काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। कुछ देर मेडिटेशन करके एक लंबी सांस लेने के बाद वीर अपने कपड़े बदले बिना बिस्तर पर लेट गया और सो गया। ग्रैंड सिटी पवेलियन ने अपने कर्मचारियों के लिए जो बिस्तर तैयार किया था वह बहुत आरामदायक था। इसके अलावा सेना के कमांडर के दूसरे बेटे ने उसके लिए यहाँ कोई समस्या पैदा नहीं की। यह सोचते हुए वीर चैन की नींद सो गया। अपनी नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। उसने सोने से बने एक शानदार महल का सपना देखा, जिसका हर एक कोना सोने से बना था। उस महल की वास्तुकला का स्तर बहुत ऊंचा था। सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली सुंदरियों का एक समूह सुंदर पोशाक पहने हुए महल के चारों ओर घूम रहा था। होली मैजिकल बीस्ट आसमान में घूम रहे थे, जो इस जगह को एक बहुत ही सुंदर नज़ारे में बदल रहे थे। वीर ने कभी इतना सुंदर महल नहीं देखा था, यहाँ तक कि तस्वीरों में भी नहीं। लेकिन कुछ समय में ही वहां का दृश्य अचानक बदल गया और वह शानदार महल ढह गया। ऊपर आसमान में अनगिनत आकृतियां दिखाई देने लगी। इन आकृतियों से प्रकाश की अनेक रोशनी निकली। ये प्रकाश की रोशनी देखने में सुंदर लग रही थी। लेकिन जब यह महल से वीर ने साफ पानी से उस पिरामिड जैसे आकार वाले पत्थर को धोया। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने जमीन पर रखी कुल्हाड़ी उठाई और उसके नुकीले सिरे से पिरामिड के आकार के पत्थर पर धीरे से वार किया। लेकिन इस वार से पत्थर पर खरोंच भी नहीं आई। यह तो होना ही था। इस पिरामिड का आयंटिक पेंगो द्वारा निगले जाने के बाद भी जैसे का तैसा बना रहना इसकी कठोरता का प्रमाण था। वीर ने धीरे धीरे अपने वार की ताकत बढ़ाई। आखिर में उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। उस पिरामिड के नीचे रखी पत्थर की शिला पर एक गड्ढा बन गया। हालांकि पिरामिड का अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। हे भगवान! वीर दंग रह गया। उसने सोचा था कि यह पत्थर सख्त होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना सख्त होगा। यह वस्तु कैसे बनाई गई? वीर इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं सोच पा रहा था। वह पत्थर और उसका आकार बहुत ही अजीब था। शायद किसी फाइटिंग मास्टर ने कुछ अत्यधिक मजबूत धातुओं का उपयोग करके इस पत्थर को बनाया हो। ऐसा सोचते हुए वीर ने पिरामिड को जेब में रखने का फैसला किया। भले ही वह यह पता न लगा पाए कि यह क्या चीज़ है, लेकिन वह इसे सजावट के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। मांस काटने के सभी औजारों को सही से रखने के बाद वीर उस कमरे की ओर चला गया जिसे ग्रैंड सिटी पवेलियन के द्वारा उसके लिए तैयार किया गया था, और वहां जाकर आराम करने लगा। मुक्कों का अभ्यास करने के बाद वह 1 घंटे तक अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को सहलाता मसाज करता रहा। वीर इस समय काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। कुछ देर मेडिटेशन ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी शक्तियों को रिकवर करना करके एक लंबी सांस लेने के बाद वीर अपने कपड़े बदले बिना बिस्तर पर लेट गया और सो गया। ग्रैंड सिटी पवेलियन ने अपने कर्मचारियों के लिए जो बिस्तर तैयार किया था वह बहुत आरामदायक था। इसके अलावा सेना के कमांडर के दूसरे बेटे ने उसके लिए यहाँ कोई समस्या पैदा नहीं की। यह सोचते हुए वीर चैन की नींद सो गया। अपनी नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। उसने सोने से बने एक शानदार महल का सपना देखा, जिसका हर एक कोना सोने से बना था। उस महल की वास्तुकला का स्तर बहुत ऊंचा था। सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली सुंदरियों का एक समूह सुंदर पोशाक पहने हुए महल के चारों ओर घूम रहा था। होली मैजिकल बीस्ट आसमान में घूम रहे थे, जो इस जगह को एक बहुत ही सुंदर नज़ारे में बदल रहे थे। वीर ने कभी इतना सुंदर महल नहीं देखा था, यहाँ तक कि तस्वीरों में भी नहीं। लेकिन कुछ समय में ही वहां का दृश्य अचानक बदल गया और वह शानदार महल ढह गया। ऊपर आसमान में अनगिनत आकृतियां दिखाई देने लगी। इन आकृतियों से प्रकाश की अनेक रोशनी निकली। ये प्रकाश की रोशनी देखने में सुंदर लग रही थी, लेकिन जब यह महल से टकराई तो इसने महल पूरी तरह नष्ट हो गया।
धरती फटने लगी तथा आसमान खतरनाक आग की लपटों से ढक गया। तभी एक विशाल रोशनी प्रकट हुई जिसने सैकड़ों किमी के क्षेत्र को कवर कर लिया और असंख्य रहस्यमयी आकृतियों ने पूरे आकाश को ढक लिया। यह नजारा वीर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग देवताओं क्षेत्र डिवाइन रियलम के योद्धा लग रहे हैं। उनकी शक्ति का स्तर इतना अधिक था कि उनकी तुलना किसी सुप्रीम गॉड योद्धा से की जा सकती है। इस सपने में वीर को ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे थे जिन्हें पूरे स्काई पावर कॉन्टिनेंट में भी नहीं देखा जा सकता। हालांकि यह कैसे संभव है कि इतने सारे सुप्रीम गॉड वीर के सपने में दिखाई दें। इसके बाद वहां का माहौल एक वीरान बर्फ की दुनिया में बदल गया, जहां एक साहसी प्रतीत हो रही महिला ने 1 इंच जितना बड़ा गोल्डन पिरामिड पकड़ रखा था और 10,000 सुप्रीम गॉड योद्धा आसमान में उसके सामने खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो यह महिला वास्तव में वीर से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर खड़ी थी। हालांकि वह समझ गया था कि यह सब बस एक सपना है। वीर महिला के शरीर से निकलने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन कोमल और पवित्र ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। वीर को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि महिला ने जो पिरामिड पकड़ा हुआ था वह वही पत्थर था जिसे वीर ने आयंटी पेंगो के पेट से निकाला था। महिला ने कई शब्द बोले लेकिन वीर सिर्फ 3 शब्दों को ही स्पष्ट रूप से समझ पाया, मिस्टीरियस गोल्डन पिरामिड। जब उसने ये शब्द सुने तो वीर के दिमाग में पत्थर का ख्याल आया। शायद ऐसा हो सकता है कि पत्थर का नाम गोल्डन पिरामिड हो। भड़ाम, एक बहुत विशाल विस्फोट के साथ अंतरिक्ष फट गया था। आसमान का वातावरण एक खतरनाक ऊर्जा के साथ एक भयंकर भंवर में बदल गया था जिससे ऐसा लग रहा था कि आसमान और धरती आपस जुड़ गए हैं। जहां भी यह भंवर पहुंचा वहां के पहाड़ ढह गए और आसमान में दरारें पड़ गईं। बर्फीले ग्लेशियर तुरंत भाप में बदल गए और आसमान में खड़े 10,000 योद्धाओं के शरीर धूल में बदल गए। उनकी आत्माएं टुकड़ों में बिखर गईं और पिरामिड में समा गईं। वीर भंवर के बीच में खड़ा था। वह अपनी आंखों से देख पा रहा था कि कैसे सब कुछ भंवर में समा रहा है। उसके आसपास की हर चीज राख में बदल रही है लेकिन उसके शरीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह एहसास अवर्णनीय था और संभवतः वीर इसे कभी नहीं भुला पाएगा। वीर ने खुद को पसीने में भीगा हुआ महसूस किया। इसके बाद उसने अचानक पाया कि वह एक बड़े और अंधेरे स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ प्रकाश के असंख्य कण हवा में मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कण टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह है। सभी कण अलग अलग आकार के थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे। बड़े वाले कण ताड़ के पेड़ जितने बड़े थे जबकि छोटे वाले चावल के दाने जितने बड़े। उन सभी प्रकाश के कणों के बीच में प्रकाश का एक गोला था जो एक कोमल ऊर्जा तथा एक सौम्य एवं पवित्र चमक उत्सर्जित कर रहा था। स्पष्ट रूप से वीर को लगा कि प्रकाश के इस गोले के चारों ओर का आवरण उस महिला की आभा के समान था जिसे उसने पहले देखा था। जब उसने इसे गौर से देखा तो उसे पता चला कि यह सच में उस महिला की आत्मा का ही अंश है। क्या यह हो सकता है कि प्रकाश का यह गोला उस महिला द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा का एक स्रोत हो तथा उसके चारों ओर का आवरण उसकी आभा से घिरा हुआ था? वीर को याद आया कि विस्फोट होने से ठीक पहले महिला की आत्मा हवा में बहती हुई एक सफेद प्रकाश की रोशनी में बदल गई थी और गोल्डन पिरामिड में समा गई थी। सफेद प्रकाश की एक रोशनी, क्या यह प्रकाश के इस गोले के ऊपर के आवरण में बदल गई थी? अगर ऐसा होता है तो यह स्थान गोल्डन पिरामिड के भीतर का स्थान होगा। इसका मतलब यह है कि प्रकाश के ये कण। वीर ने चौंक कर कहा, शायद प्रकाश के ये कण उन अनगिनत योद्धाओं की आत्मा के टुकड़े थे जो उस तूफान द्वारा कुचले जाने के बाद मैजिकल पिरामिड द्वारा अंदर सोख लिए गए थे। वीर को एक बड़ा झटका लगा। अब तक उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि उसने जो खतरनाक दृश्य देखा था वह सच था। हालांकि उसने खुद से कहा था कि वह बस सपना देख रहा था, लेकिन वह यह नहीं मान सकता था कि यह सिर्फ एक सपना है। उसने इस सपने में जो कुछ भी देखा था वह बहुत अप्रत्यक्ष लेकिन सार्थक था और दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखने वाले उस भंवर की छवि वीर के दिमाग में गहराई से छप गई थी। एक शुरुआती फाइटिंग वे के अनुसरणकर्ता के रूप में वीर, जिसने अभी तक एनर्जी कंडेंसेशन चरण हासिल नहीं किया था, ऐसा सपना नहीं देख सकता था जिसमें इतनी खतरनाक शक्ति का प्रयोग किसी के भी द्वारा किया गया हो। तो क्या ये सारे दृश्य सच थे? इस एक पत्थर के पिरामिड ने वास्तव में अनगिनत सुप्रीम गॉड योद्धाओं को निगल लिया था जिनकी ताकत उस स्तर पर थी कि जिस पर वे किसी को भी बिना देखे खत्म कर सकते थे। वीर ऐसे लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह जिस किंगडम में रहता था उस किंगडम के बड़े बड़े योद्धा जिनके बारे में उसने अभी तक सुना था, उनकी ताकत इन सुप्रीम गॉड योद्धाओं के सामने कुछ भी नहीं थी। उसने अपनी आंखें एक जगह केंद्रित की और उस अंधेरे स्थान की ओर देखा जो अनगिनत प्रकाश के कणों से भरा हुआ था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से प्रकाश के एक कण को छुआ जो सबसे छोटा और उसके सबसे करीब था। जैसे ही वीर की उंगली का संपर्क उस प्रकाश के कण से हुआ, प्रकाश का वह कण तुरंत वीर की उंगलियों में समा गया। वीर को कुछ भी करने का समय नहीं मिला। उस कण का वीर के शरीर के अंदर पहुंचते ही अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे एक भारी हथौड़ा उसके सिर पर बहुत ऊंचाई से गिर गया हो। उसने एक चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। वीर ने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे कोई चीज उसके दिमाग पर हमला कर रही है। चुभने वाले इतने तेज दर्द के कारण वीर का दिल कर रहा था कि वह अपनी खोपड़ी को चीरकर दर्द पैदा करने वाली वस्तु को बाहर निकाल दे। वह खुद को रोक नहीं सका।
वीर को लगा कि जैसे उसका दिमाग फटने वाला है। आत्मा के टुकड़े की यही मंशा थी, वह वीर की आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वीर को पता चला कि वह आत्मा का टुकड़ा उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा है, वह घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया और कहा, क्या सच में तुम मुझे निगल सकते हो? उसे कष्ट देने वाली चीज सिर्फ एक आत्मा का छोटा सा टुकड़ा थी। इसके अलावा उस आत्मा का शरीर पहले ही नष्ट हो चुका था। वह किसी की भी एक छोटी से आत्मा के अंश से कैसे हार सकता था जिसकी कोई बॉडी शरीर नहीं है? वीर अचानक चिल्लाया, उसने अपनी मुट्ठियां कस ली, उसके नाखून उसकी हथेलियों के मांस में गहराई तक धंस गए। मैं मेरे दिल और दिमाग की रक्षा कर सकता हूं, क्योंकि मेरा दिल जो फाइटिंग वे के लिए धड़कता है। मैंने फाइटिंग वे की चरम सीमाओं पर पहुंचने की शपथ ली है, मैं अपने सफर को यही कैसे समाप्त होने दे सकता हूं? वीर के पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था और उसे नहीं पता था कि उस आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जाए जिसका कोई शरीर ही नहीं है। वह केवल अपने दांत पीस सकता था और जितना हो सके अपने शरीर पर अधिक से अधिक नियंत्रण बनाए रख सकता था। उसके स्पिरिचुअल डोमेन में कई अव्यवस्थित छवियां बन रही थीं जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था और वह बेहोश होने की अवस्था में आ गया था। हालांकि वह अपने दांत पीसता रहा, उसने अपने स्पिरिचुअल डोमेन पर अपनी पकड़ बनाए रखी और अपने स्पिरिट कोर को दिल में थामे रहा। पता नहीं कितनी देर बाद यह असहनीय दर्द धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। अंत में वीर अपने सपने से बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सुबह हो चुकी है और वह पसीने से भीगा हुआ था। उसके बिस्तर के लिए बिछाई गई चादर भी भीगी हुई थी और उसकी हथेलियां नाखून चुभ जाने की वजह से खून से लथपथ थीं। यह सब देखकर वीर पूरी तरह से निश्चित था कि जो हुआ था वह कोई सपना नहीं था। किसी व्यक्ति की आत्मा में दो भाग होते हैं, एक तो उसकी चेतना और दूसरा उसकी यादें। एक बार जब यादें मिट जाती है तो शरीर पर उसकी आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। एक शरीरहीन आत्मा केवल दूसरी पूर्ण आत्मा के इशारे पर ही कार्य कर सकती है। उस समय जिस आत्मा को उसने छुआ था वह चावल के आधे दाने के आकार की थी, उसकी रोशनी मंद थी। और फिर भी वह लगभग उसकी आत्मा की यादों को निगल ही गई थी। कितना भयानक था वह लम्हा! अगर उसने इससे भी बड़ा कण छुआ होता तो संभावना थी कि वह अब तक एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा के हाथ की कठपुतली बन गया होता। यह पिरामिड सच में बहुत खतरनाक है। जब वीर यह सोच रहा था तभी उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से करहारा, आह, मेरे स्पिरिचुअल डोमेन, इसके अंदर बहुत सी चीजें आ गई हैं। इंस्क्रिप्शन, मंत्र, विभिन्न विचित्र प्रतीक, रहस्यमय स्क्रिप्ट, सामान्य दिखने वाले लेकिन शक्तिशाली हथियार और टेक्निक्स, यह सब क्या है? क्या यह उस आत्मा की यादें हो हैं? इस विचार ने वीर को चौंका दिया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि यादों का यह समूह ट्रेजर्स के एक विशाल पहाड़ के समान है। हालांकि यह वीर के स्पिरिचुअल डोमेन में तो प्रवेश कर गया है, लेकिन इन इंस्क्रिप्शन को समझना बहुत कठिन है। वे ऐसी इंस्क्रिप्शन नहीं थी जिन्हें वीर आसानी से याद रख सके। उन यादों को सटीकता से समझने की जरूरत है। ऐसा सोचते समय वीर ने इंस्क्रिप्टों और इंस्क्रिप्शनों से संबंधित यादों को अनदेखा कर दिया। ये इंस्क्रिप्शन थोड़े अस्पष्ट और अव्यवस्थित थे। ये यादें एक ऐसे व्यक्ति की लग रही थी जो शायद मरने से पहले हथियारों पर इंस्क्रिप्शन बनाता था। इस प्रकार के व्यक्ति को इंस्क्रिप्शन मास्टर कहते हैं। वीर को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे फाइटिंग वे पर आगे बढ़ने में मदद कर सके। वह अपने स्पिरिचुअल डोमेन में थोड़ी देर तक खोजता रहा और आखिरकार उसने एक चीज को देख जाती है जिसे देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे एक फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक का एक बहुत ही मूल्यवान स्क्रोल मिला है, गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन, जो एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक है। प्राचीन फाइटिंग टेक्निकों की कमी के कारण ही ब्लू स्काई एकेडमी कार्लोवेनिया एकेडमी से बहुत पीछे है। तारांकन शब्दों का अर्थ, फाइटिंग मास्टर, फाइटिंग में का अनुसरण करने वाला कोई भी व्यक्ति। ग्रेट फाइटिंग मास्टर, ये वे व्यक्ति होते हैं जो फाइटिंग वे पर बहुत आगे निकल चुके होते हैं। होली मैजिकल बीस्ट, ये सामान्य मैजिकल बीस्टों की तुलना में अधिक समझदार और बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। तथा इनके पास सुंदर पंख भी होते हैं तो इन्हें सामान्य बीस्टों से बहुत अधिक सुंदर बनाते हैं। स्काई पावर कॉन्टिनेंट, वीर जिस कॉन्टिनेंट पर रहता है उसका नाम स्काई पावर कॉन्टिनेंट है। तथा ब्लू स्काई किंगडम भी स्काई पावर कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। स्पिरिचुअल डोमेन, यह किसी भी फाइटिंग मास्टर के दिमाग का वह हिस्सा होता है जिसमें उसकी सभी यादें उपस्थित रहती है। स्पिरिट कोर, यह किसी भी फाइटिंग मास्टर की सबसे जरूरी चीज होती है जो उसकी ऊर्जा का स्रोत होती है। उसके नष्ट हो जाने पर फाइटिंग मास्टर की सभी शक्तियां समाप्त हो जाती है, यहां तक कि वो मर भी सकता है। इंस्क्रिप्शन, यह जादुई मंत्रों का समूह होता है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। स्क्रोल, किसी भी टेक्निक का प्रयोग या प्रैक्टिस करने का तरीका जिस चीज पर लिखा जाता है उसे स्क्रोल कहते हैं। ब्लू स्काई एकेडमी का इतिहास केवल 80 साल पुराना है। दूसरी ओर कार्लोवेनिया एकेडमी की स्थापना कार्लोवेनिया वैली की ग्रेट थरी सेंक्स द्वारा की गई थी। उनके पास 600 साल से भी अधिक पुरानी एंशिएंट फाइटिंग टेक्निक्स हैं। जो लोग ब्लू स्काई एकेडमी की फाइटिंग टेक्निक्स का अभ्यास करते हैं उनका एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज पर पहुंचना बहुत कठिन होता है।
लेकिन कार्लोवेनिया अकेडमी इसके बिल्कुल विपरीत हैं। इसकी फाइटिंग टेक्निक्स का अभ्यास करने से कोई भी ग्रेड 4 के फाइटिंग टैलेंट वाला फाइटिंग मास्टर एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज पर आसानी से पहुंच सकता है। कार्लोवेनिया अकेडमी की टेक्निक्स का उपयोग करके एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज में प्रवेश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वीर के पास ट्रेनिंग करने के लिए कोई भी अच्छी फाइटिंग टेक्निक नहीं थी। उसके पास बस एक सामान्य बिगिनर्स फाइटिंग आर्ट्स नाम की टेक्निक थी। हर दिन वह पेड़ों के तने पर मुक्का मारकर और जानवरों की हड्डियां निकालकर ट्रेनिंग करता था। यही वीर की ट्रेनिंग करने का तरीका था। पिछले कुछ सालों से वह जिस एकमात्र टेक्निक पर निर्भर था वह यही थी। जब तक कि वह फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण तक नहीं पहुंच गया, उसने कड़ी मेहनत के दम पर फाइटिंग आर्ट के पहलुओं को समझने की कोशिश की और कदम दर कदम अपना रास्ता खुद बनाया। उसके लिए एंशिएंट फाइटिंग टेक्निक एक महत्वपूर्ण चीज थी। वीर उस एंशिएंट टेक्निक को देखकर ऐसे उत्साहित हो उठा जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी, और उसने इस एंशिएंट टेक्निक के स्क्रोल को बड़े ध्यान से देखा। कुछ देर तक उस स्क्रोल को पढ़ने के बाद उस गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। उस स्क्रोल में लिखा था कि गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन डिवाइन रियलम की एक उच्च स्तर की फिजिकल ट्रेनिंग टेक्निक है। हालांकि भले ही यह उच्च स्तर की हो, चूंकि यह केवल फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक है, इसी कारण डिवाइन रियलम में यह टेक्निक कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वीर आश्चर्यचकित होने का कारण यह था कि वह आखिरकार समझ गया कि डिवाइन रियलम क्या है। डिवाइन रियलम एक उच्च योद्धाओं का क्षेत्र है जिसमें करोड़ों वर्ष पुरानी फाइटिंग टेक्निक का भंडार होता है। इसके अलावा इसमें फिजिकल ट्रेनिंग, फाइटिंग आर्ट, तलवारबाजी की टेक्निक, डिवाइन टेक्निक, इंस्क्रिप्शन, इन सब के उच्च स्तरों का प्रयोग किया जाता है। यह डिवाइन रियलम की दुनिया फाइटिंग वे के सबसे मजबूत योद्धाओं से भरी पड़ी है। उनकी क्षमताएं और ताकत इतनी है जिसकी वीर ने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार यह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त गोल्डन पिरामिड के भीतर और भी अधिक आत्मा के टुकड़े उपस्थित हैं। अगली बार जब उसकी ताकत पर्याप्त स्तर पर पहुंच जाएगी तो वह उनमें से और भी अधिक योद्धाओं की यादों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाएगा। यह सब सोचते हुए वीर का दिल बहुत अधिक खुशी से उत्साहित हो उठा था। वर्तमान में वीर को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं टेक्निक के उस स्क्रोल की यादें उसके दिमाग में पूरी तरह से आ गई है या नहीं, क्योंकि उसने जो आत्मा का टुकड़ा अवशोषित किया था वह केवल एक छोटे से धब्बे के समान था। अगर ऐसा होता तो यह बहुत बुरा होता। शुक्र है जैसे जैसे वह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन के स्क्रोल को पढ़ता गया, उसने देखा कि यह एक पूर्ण टेक्निक है। पावर पंच ट्रेनिंग, मसल्स ट्रेनिंग, फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग, पावर मसल्स ट्रेनिंग, बोन पावर इनहेंसिंग, एनर्जी कंडेंसेशन के बारे में सब कुछ उस स्क्रोल में लिखा हुआ था। यह बात वीर के लिए काफी आश्चर्यजनक थी। स्काई पावर कॉन्टिनेंट में आमतौर पर फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग थी। उदाहरण के लिए जेन्युइन ट्रेनिंग ऑफ मसल चैनल्स टेक्निक विशेष रूप से फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग स्टेज के लिए है। गोल्डन बोन फोर्जिंग डिवाइन फॉर्मूला टेक्निक बोन पावर इनहेंसिंग के लिए है। डिवाइन 1000 एनर्जी टेक्निक एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज के लिए है। और इसी तरह अन्य भी है। हालांकि यह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन किसी को फिजिकल ट्रेनिंग में एनर्जी कंडेंसेशन चरण तक ले जाने में सक्षम है, लेकिन इसके बाद वीर ने जो पाया उसमें और भी कई चौंकाने वाली चीज है। स्काई पावर कॉन्टिनेंट के भीतर एनर्जी कंडेंसेशन फिजिकल ट्रेनिंग अंतिम चरण है, जिसके बाद व्यक्ति एनर्जी गैदरिंग स्टेज पर कदम रखता है। एनर्जी गैदरिंग स्टेज को पोस्ट गैदरिंग स्टेज और प्री गैदरिंग स्टेज में विभाजित किया गया है। अधिकांश लोगों के लिए एनर्जी कंडेंसेशन एक अड़चन है जिस तक उन्हें पहुंचने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। अधिकतर लोग हमेशा के लिए बोन पावर इनहेंसिंग चरण में फंसे रह जाते हैं। एनर्जी कंडेंसेशन शरीर की शक्ति बढ़ाने वाला चरण है। इसकी ट्रेनिंग करना फाइटिंग वे पर आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के अनुसार एनर्जी कंडेंसेशन के बाद भी एक और चरण मौजूद है, टेम्परिंग सेंसेस। टेम्परिंग सेंसेस चरण वास्तव में अद्भुत चरण है। इसमें शरीर की 5 इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाना होता है। आकाश की शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करके कोई व्यक्ति अपने शरीर के भीतर 5 इंद्रियों की असली शक्ति के द्वारों को खोल सकता है। सेंसेस की एनर्जी के 5 वेरिएंट्स के साथ कोई व्यक्ति शरीर की इंद्रियों की सीमाओं को तोड़ सकता है और ताकत के एक उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। टेम्परिंग सेंसेस के 5 द्वारों को बिना खोले भी कोई भी पोस्ट गैदरिंग या प्री गैदरिंग चरण में प्रवेश कर सकता है। इससे फाइटिंग मास्टर की पावर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह किसी दूसरे की तुलना में फिजिकल पावर की क्षमता का एक उच्च स्तर देती है। इसका लाभ पहले से ही स्पष्ट है। यह जानते ही वीर सदमे में आ गया। यह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक एक बहुत ही पुराना खजाना है। वीर अभ्यास शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था। हालांकि शुरू करने से पहले उसने अपनी सीने के पास वाली जेब में गोल्डन पिरामिड को देखने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि क्यूब गायब हो गया है। वीर डर गया और उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। उसने अपना हाथ इधर उधर टटोला और अपनी सीने पर कुछ अजीब सा महसूस किया।
उसने अपने कपड़े उतारे और अपनी सीने के बाईं ओर की त्वचा पर एक अजीब सा निशान देखा। यह निशान बिल्कुल गोल्डन पिरामिड के निशान के समान है। गोल्डन पिरामिड मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। वीर को याद आया कि उस साहसी महिला ने भी अपनी हथेली से गोल्डन पिरामिड को बाहर निकाला था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह ऐसा कर सकती थी। लेकिन वीर को यह नहीं पता था कि इसे बाहर कैसे जाता है। वीर ने गोल्डन पिरामिड को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वीर ने कुछ हद तक निराश महसूस किया, क्योंकि गोल्डन पिरामिड के भीतर बहुत सारे आत्मा के टुकड़े थे। उस समय उसने केवल सबसे छोटे और सबसे कम चमकते हुए टुकड़े को छुआ था और किसी महान कल्टीवेटर की महत्वपूर्ण यादें प्राप्त कर ली थी। यदि वह उन आत्माओं के और अधिक टुकड़ों को अवशोषित कर लेता है तो वह जो खजाना प्राप्त करेगा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बारे में सोचते हुए वीर ने अचानक एक हल्की सी मुस्कान दी। यदि सबसे छोटा आत्मा का टुकड़ा लगभग उसकी यादों को निगल ही गया था तो बड़े वाले संभवतः उसे तुरंत निगल सकते थे। सपने देखना बंद करो वीर, वीर ने सोचा। ऐसा लग रहा था कि गोल्डन पिरामिड के अंदर के रहस्यों और आत्मा के टुकड़ों के भीतर के ज्ञान को उसे तब तक छोड़ना होगा जब तक कि उसकी शक्तियां और भी उच्च स्तर पर न पहुंच जाए। अभी तो उसे जितनी जल्दी हो सके गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन का अभ्यास प्रारंभ करना होगा। वीर ने गोल्डन पिरामिड को बाहर निकालने की कोशिश करना बंद कर दिया और डिवाइन रियलम की उस एंशिएंट टेक्निक को समझना शुरू कर दिया। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की ट्रेनिंग करना शरीर को अद्भुत शक्ति वाले दिव्य हथियार में बदलने के समान है। इसके अतिरिक्त गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करने पर जोर देती है। फिजिकल ट्रेनिंग का यह तरीका बहुत अद्भुत है। आमतौर पर एक बार जब कोई व्यक्ति 604 किलोग्राम भार जितनी ताकत का प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है तो वह व्यक्ति फिजिकल पावर का सही से प्रयोग करना सीख जाता है और एक मुक्का मारकर लोहे की दीवार को भी चकनाचूर कर सकता है। हालांकि गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए न केवल फिजिकल पावर की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है बल्कि सटीकता की भी आवश्यकता होती है। एक बार जब कोई फिजिकल पावर का सही प्रयोग करना सीख जाएगा तो वह अपनी हथेली का उपयोग करके पेड़ के तने को भी महीन रेशों में बदलने में सक्षम हो जाएगा। इस भाग को पढ़कर वीर के भीतर एक गहरी लालसा पैदा हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन का प्रशिक्षण उसे सामान्य फिजिकल मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली बना देगा। 3 दिन बाद ग्रेट माउंटेन चिनूक के ऊपर आकाश में उपस्थित पूर्ण चंद्रमा के साथ वीर घास के एक मैदानी क्षेत्र में अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। वह एक निश्चित अंतराल में सांस ले रहा था। वह न जाने कितनी देर तक खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर अभी भी एक मूर्ति की तरह लग रहा था जो चांद की रोशनी में चमकता हुआ प्रतीत हो रही थी। वह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक का प्रयोग करने के लिए एक विशेष मुद्रा में खड़ा था, जो गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के प्रयोग से प्राप्त होने वाली शुद्ध ऊर्जाओं को पूरी तरह अवशोषित करने की एक विशेष विधि है। यह तरीका शरीर के अंगों पर अच्छी तरह नियंत्रित करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध ऊर्जाओं का उपयोग करने में बहुत बेहतर है। एक बार जब इस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है तो शरीर की शक्ति और टेक्निक के फाउंडेशन में बहुत सुधार आता है। रात की बहती हवाओं में बड़ी बड़ी घास के पेड़ एक साथ मिलकर हरी भरी लहरें बना रहे हैं जिससे घास चारों ओर नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं। वीर की सांसें इन लहरों के अनुरूप चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह आसपास के वातावरण के साथ बिल्कुल घुल मिल गया हो। वीर के सिर के ठीक ऊपर एक पत्ते पर ओस की एक बूंद जमकर लुढ़कते हुए नीचे गिरी। वीर जो पहले बिल्कुल स्थिर था उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया जिससे ओस की बूंद उसकी उंगली पर गिर गई। ओस की बूंद उंगली से लुढ़क कर उसकी हथेलियों पर आ गई। ओस की बूंद को पकड़ते हुए वीर ने दाहिने हाथ की अचानक मुट्ठी बना ली। उसका कंधा और जांघ मुक्का मारने की मुद्रा में आ गए और उसने एक मुक्का मारा। बूम! एक दबी हुई आवाज के साथ वीर के सामने स्थित एक मोटे तने का पेड़ पूरी तरह हिल गया। पेड़ के तने के बीच मुक्के का निशान दिखाई देने लगा। वीर ने सांस छोड़ी और अपनी मुट्ठी खोल ली जिससे उसकी बूंद उसके हाथ से नीचे गिर गई। पद की आवाज के साथ यह घास पर गिरी और बिखर गई तथा वीर के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। जब कोई गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के शुरुआती चरण का प्रयोग पूरी तरह करना सीख जाता है तो यह उसकी बूंद के बिना विखंडित हुए एक बाहर निकाल सकता है। हालांकि वह वर्तमान में टेक्निक को पूरी तरह नहीं सीख पाया है फिर भी उसने इसे सीखने में कुछ सफलता तो हासिल कर ली है। इसके अलावा एक ही मुक्के से आयरन ट्री पर लगभग आधा फुट जितना गहरा मुक्के का निशान बन गया था। 3 दिन पहले उसका मुक्का ज्यादा से ज्यादा आधा इंच जितना गहरा ही निशान छोड़ पाता था। उसकी वर्तमान स्थिति में इतना सुधार निस्संदेह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के प्रयोग के कारण आया था। इन 3 दिनों से वीर इस गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन का लगातार अभ्यास कर रहा था और आखिरकार इसके शुरुआती चरण तक पहुंचने में सफल रहा। सच तो यह था कि वीर केवल उस आत्मा की यादों की बदौलत ही इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर पाया था। उस आत्मा के अनुभव और यादों ने वीर के कल्टीवेशन को बहुत मदद की थी। यहां तक कि टेक्निक के प्रयोग की पूरी विधि उसकी यादों में गहराई से समा गई थी।
वीर को बस उन्हें याद करने के लिए अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता थी। अपने ट्रेनिंग के पागलपन के कारण वीर को जड़ी बूटियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। उसने रक्त जिनसिंग के 3 टुकड़ों का उपयोग कर लिया था। इस तरह से तो रक्त जिनसिंग भी आधे महीने से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। अब उसके पास ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक तो है, लेकिन अभी भी उसे औषधीय जड़ी बूटियों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए और वीर की ताकत बढ़ती रही। इससे पहले वीर 1 और 2 लेवल के 4 मेंजिकल बीस्टों की हड्डियां या ज्यादा से ज्यादा केवल एक लेवल 3 के मेंजिकल बीस्ट की हड्डियां निकाल पाता था। लेकिन अब उसके लिए 5 लेवल के 2 मेंजिकल बीस्टों के टुकड़े करना भी आसान हो गया था। अल्पविराम। एक सुबह नितिन वीर को खोजते हुए ग्रैंड सिटी पवेलियन आया। वीर ने नितिन को पहले ही बता दिया था कि वह ग्रैंड सिटी पवेलियन में काम करने लगा है, हालांकि उसने उसे इसके पीछे का कारण नहीं बताया। वार्षिक फाइटिंग आर्ट मेला। नितिन वीर को इस मेले में चलने का प्रस्ताव दिया। वीर इस प्रस्ताव को सुनकर मना करने की सोचता है। नितिन वीर के चेहरे के हाव भाव को देखकर वीर को समझाते हुए कहा, यह ठीक होगा यदि हम वहां जाते हैं, वहां कई फाइटिंग मास्टर और रईस होंगे। जहां तक वहां दिखाई देने वाली वस्तुओं की बात है तो वे कोई सामान्य वस्तुएं नहीं होंगी, बल्कि वे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं होंगी। वीर ने निराशा के साथ जवाब दिया, हम उन वस्तुओं को कैसे खरीद पाएंगे, अभी भी मेरे पास 20 से भी कम टोका के सिक्के हैं। तो क्या हुआ अगर हम इसे खरीद नहीं सकते, हम बस इधर उधर जाकर वहां की वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं। बस इससे अनुभव प्राप्त करने का एक तरीका समझ लो। इसके अलावा हम जल्द ही एकेडमी में प्रवेश करने वाले हैं। हमें एकेडमी में प्रवेश करने से पहले कम से कम एक अच्छा हथियार तो खरीदना ही चाहिए। भले ही हम उच्च श्रेणी के हथियार न खरीद पाए, लेकिन हम कुछ मध्यम श्रेणी के हथियार तो खरीद ही सकते हैं। वीर नितिन को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वीर ने उसके साथ उस मेले में जाने का फैसला किया। आखिर में उसने सोचा कि यह एक अच्छा अनुभव होगा। जब वे वहां जा रहे थे, नितिन मेले के बारे में लगातार बात करता रहा। वह इस मेले तथा कार्लोवेनिया अकेडमी से इसकी दूरी, उच्च स्तर के माने जाने वाले क्षेत्रों आदि से बहुत परिचित था। जब वे एक गली से होते हुए नीचे जा रहे थे, वीर अचानक रुक गया और उसने अपना हाथ नितिन के कंधों पर रखा। क्या हुआ भाई वीर, नितिन ने पूछा। कोई हमारा रास्ता रोक रहा है। वीर ने अपनी कमर को छुआ जहां उसका मांस काटने वाला चाकू बंधा हुआ था। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की ट्रेनिंग के कारण वीर की कुछ भी महसूस करने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। वह अनुमान लगा सकता था कि यह कौन था। कुछ दिन पहले उसने बंदर जैसे कानों वाले आदमी को पीटा था। अब उस आदमी के मालिक ने खुद उसके सामने आने का फैसला किया है। वीर को पता था कि एक दिन ऐसा क्षण जरूर आएगा जब बंदर जैसे कानों वाले आदमी का बॉस उसके सामने खड़ा होगा। जैसे ही वीर चलना बंद करता है, गली में एक हल्की तीखी आवाज सुनाई देती है। हे तुम तो वीर हो ना, क्या मैं सही हूं? यह कितनी अजीब बात है, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान गए, तुम्हारी सेंस करने की क्षमता तो काफी बढ़ गई है। सूती कपड़े पहने एक किशोर धीरे धीरे एक घर के पीछे से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसके पीछे 5-18 वर्षीय लड़के भी थे। उनमें से 4 फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण में थे और केवल एक दूसरे चरण में था। जहां तक उस सूती कपड़े वाले लड़के की बात है, वह भी फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में था। यह देखकर नितिन अचानक घबरा गया। उसने सूती कपड़े पहने उस लड़के को पहचान लिया। वह कार्लोवेनिया एकेडमी के लिए पंजीकरण के दिन हुई घटना के दौरान शिकारा के बगल में खड़ा था। कोई भी बता सकता था कि यह कमीना यहां उन दोनों को परेशान करने आया है। नितिन सोचने लगा कि वे सब कुल मिलाकर 6 लोग हैं, 2 फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में और 4 फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण में है। जहां तक उसकी और वीर की बात है, वे दोनों ही फिजिकल ट्रेनिंग के प्रथम चरण में है। अगर बात झगड़े में बदल जाती तो वे निश्चित रूप से पिटेंगे। जो लड़का सूती कपड़े पहने हुए है, वह ब्लू स्काई सिटी के उच्च परिवारों में से एक का यंग मास्टर होना चाहिए। इन लोगों के पास अधिकार और शक्ति दोनों हैं। हालांकि वे किसी को भी जान से नहीं मार सकते थे, लेकिन वे किसी दूसरों को अपंग करने में तो सक्षम ही थे। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नितिन ने चिल्लाकर कहा। उसके शब्दों से गुस्सा स्पष्ट झलक रहा था। तुम्हें अपने पास खड़े उस वीर के बच्चे से क्यों नहीं पूछते? सूती कपड़े पहने लड़के ने वीर की ओर इशारा किया। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मेरे असिस्टेंट को तब तक पीटते रहे जब तक कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ न हो गया, उसकी 2 पसलियां भी टूट गईं। उच्च परिवार के इस यंग मास्टर के लिए उसके असिस्टेंट का जीवन कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन ये उनकी शानन में कमी की बता थी। इसके अलावा उसके अधीनस्थ ने बताया कि उसने सूती कपड़ों वाले किशोर का नाम पहले ही बोल दिया था, लेकिन फिर भी उसे वीर ने पीटा। यही कारण था कि सूती कपड़ों वाले किशोर को गुस्सा आ गया था। मैंने सुना है कि तुमने मेरा नाम जानते हुए भी मेरे असिस्टेंट से यह कहा कि तुम मुझे भी पीट कसते हो। आज मैं मनिक अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम सच में कितने पावरफुल हो। सूती कपड़ों वाले किशोर ने कहा। यह कहते समय उसका चेहरा निर्दयी हो गया। वीर ने इससे पहले कभी भी मनिक का नाम नहीं सुना है, न ही उसने कभी उसे पीटने के बारे में कुछ कहा था।
संभवतः उसके असिस्टेंट ने मनिक को भड़काने के लिए यह सब उससे कहा होगा। वीर ने इस समय कुछ भी नहीं कहा क्योंकि चाहे वह कुछ भी कहे यह लड़ाई अब टलने वाली नहीं है। अब तो वीर केवल गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की ट्रेनिंग से प्राप्त हुई शक्तियों के भरोसे ही था। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन वास्तव में पावरफुल टेक्निक है, लेकिन वीर ने कुछ दिनों पहले ही इसकी ट्रेनिंग करनी शुरू की थी। एक ही समय में इतने सारे लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब उनमें से 2 फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में हों। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर नितिन वीर का साथ देता तो वह बिना किसी बात के मुसीबत में पड़ जाएगा। यह सब सोचते हुए वीर मन में कहता है कि वह अब कुछ भी कर ले, सब उसके लिए मुसीबत लेकर आएगा। यदि एक बार यह मामला बढ़ गया और उसे मनिक को पीटने के लिए मजबूर होना पड़ा तो उसके लिए अगली मुसीबत मनिक का पिता होगा। वह व्यक्ति ब्लू स्काई सिटी की आर्मी का सेनापति है। वीर को यह अच्छी तरह पता है कि उसके पिता जैसा कोई भी उच्च व्यक्ति अपने बेटे का साथ हर हाल में देगा। वर्तमान में वीर के लिए मनिक का पिता एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वह भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह कितनी बड़ी मुसीबत है, मैं करूं तो क्या करूं, वीर ने सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने इस परेशानी को हल करने का एक तरीका सोच लिया था। उसने कहा मनिक की ओर देखते हुए, तो तुम क्या कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूं? मनिक थोड़ा स्तब्ध रह गया और वह तुरंत हंस पड़ा। हाँ, तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं। उसके साथ आए सभी बदमाश एक साथ हंस पड़े। उनकी नज़र में वीर एक बेवकूफ के समान था। वीर का उनसे यह पूछना कि वे अब क्या कर सकते हैं निश्चित रूप से उनके लिए मूर्खता की बात के समान था। काफी देर तक हंसने के बाद मनिक ने आखिरकार थोड़ा रुक कर कहा, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे तुम्हें एक बेवकूफ सुअर कहना चाहिए या एक सुअर जैसा बेवकूफ। चूंकि तुमने यह सवाल पूछा ही है तो यह यंग मास्टर तुम्हें एक जवाब जरूर देगा। बस तुम यह मत कहना कि यह यंग मास्टर निर्दयी है। मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारे शरीर की हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, साथ ही तुम्हें यह एहसास भी हो जाएगा कि मेरे जैसे व्यक्ति से उलझने का क्या परिणाम होता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं पीटूं और इस मामले के बारे में भूल जाऊं तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने घुटनों पर बैठो और मेरे तलवों को चाटो। उसके बाद अपने एक हाथ और एक पैर की हड्डी खुद ही तोड़ लो। मनिक की शर्तें सुनकर नितिन क्रोधित हो गया। लानत है भाई, हमें इनके साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम अपनी पूरी ताकत लगाकर इनसे लड़ते हैं। हमारे ग्रीन सिटी के माही परिवार के किसी भी सदस्य को कोई आसानी से हरा नहीं सकता। देखते हैं कि वे वास्तव में हमसे उलझने की हिम्मत करते हैं या नहीं। नितिन जानता था कि उन्हें आज बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। वह बस इतना कर सकता था कि अपने परिवार का नाम सामने लाकर सामने वाले लोगों को थोड़ा डरा सके जिससे उन्हें ज्यादा चोट न लगे। कुछ दर्द सहना उनके लिए ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन अगर वे अपंग हो गए तो यह एक फाइटिंग वे में आगे बढ़ने के सफर में उनके लिए बड़ा झटका साबित होगा। वे महंगी से महंगी जड़ी बूटियों के उपचार से भी अपने शरीर की स्थिति को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ग्रीन सिटी का माही परिवार, हाँ क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे माही परिवार से डरता हूँ? वीर क्या सोच रहे हो तुम? मैंने जो कहा है वह करोगे या फिर मेरे हाथों पिटना चाहोगे? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। आओ, क्या तुमने सोचा है कि हम तुमसे डरते हैं? एक हाथ से अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए नितिन आगे बढ़ा। सच कहा जाए तो वह इस समय बहुत परेशान था। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा खोने के बजाय मरना पसंद करेगा। वीर ने नितिन को वापस खींचा और मनिक से बात की, तो तुमने जो कहा है मैं वही करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे यंग मास्टर फाइट में हराना होगा। भाई वीर तुम, नितिन ने चिंतित होते हुए कहा। भले ही उसे पता था कि वीर भविष्य में एक बहुत ही बड़ा फाइटिंग मास्टर बन जाएगा, लेकिन वर्तमान में वीर केवल फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण पर है। वह मनिक को कैसे हरा पाएगा जो फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में है? नितिन को डर था कि फाइट में वीर की हड्डियां न टूट जाएं। वीर ने कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यंग मास्टर फाइट, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के योग्य हो? मनिक ने कभी नहीं सोचा था कि वीर ऐसा कुछ कहेगा। ब्लू स्काई किंगडम में कोई भी बड़ा फाइटिंग मास्टर यंग फाइटिंग मास्टरों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उनके पास ऐसा करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि ब्लू स्काई किंगडम का एक नियम था, यदि कोई यंग फाइटिंग मास्टर किसी दूसरे यंग फाइटिंग मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करता है तो कोई भी बड़ा फाइटिंग मास्टर उनकी लड़ाई के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार यंग मास्टरों के बीच लड़ाई यंग मास्टर फाइट से समाप्त हो जाती थी। पहले दोनों पक्ष जीत और हार की शर्तें तय करते हैं, फिर उनमें से जो भी जीतेगा उसकी शर्तें मानी जाएगी। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच संघर्ष सुलझ जाता और उनमें से कोई भी फाइट के बाद दूसरे को परेशान नहीं करता। मनिक की ताकत के स्तर को देखते हुए जो वीर से एक चरण ऊपर था, उसे बिल्कुल नहीं लगा कि वह हार सकता है। उसे बस यह लगा कि वीर के साथ यंग मास्टर फाइट इसके लिए अनुचित होगा क्योंकि वह फिजिकल ट्रेनिंग में उससे एक स्तर ऊपर है। वीर ने जवाब दिया, योग्य या अयोग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। केवल एक बात है कि तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो या नहीं। क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता हूं? यह इस साल मेरे द्वारा सुनी गई सबसे मजेदार बात है।
बहुत अच्छा, जब तुम मुझसे पिटना ही चाहते हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वीर ने कहा। चलो फिर ठीक है, सिटी सेंटर एरिना की ओर चलते हैं। वे जिस गली में थे वह गली लोगों की भीड़ भाड़ वाले स्थान से बहुत दूर थी। वहां इस फाइट का कोई गवाह नहीं था। वीर को डर था कि कहीं मनिक अपनी बात से पलट न जाए। लेकिन अगर वे ब्लू स्काई सिटी के बहुत से लोगों के सामने यंग मास्टर फाइट करते हैं तो उस चालाक मनिक के पास भी फाइट के परिणामों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यदि वह ब्लू स्काई सिटी में रहना चाहता है तो इसे फाइट के परिणामों को मानना ही पड़ेगा। यंग फाइटिंग मास्टरों के बीच की फाइट का दृश्य हमेशा एक रोमांचक दृश्य होता है, इसी कारण सिटी सेंटर एरिना पर दर्शकों की कभी कमी नहीं होती है। दो यंग मास्टरों के बीच होने वाली फाइट का पता चलते ही कुछ ही क्षणों में वहां बहुत से लोग इकट्ठा होने लगे, यहां तक कि कुछ बड़े फाइटिंग मास्टर भी दर्शकों के बीच शामिल हो गए। इन दोनों प्रतियोगियों को देखकर भीड़ ने बातचीत शुरू कर दी। क्या यह सच में आर्मी लॉर्ड महिषा का बेटा है? वास्तव में इस कमीने ने फिर से किसी मासूम को पीटने के लिए पकड़ लिया है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस सामान्य परिवार का बच्चा है जो इतना बदकिस्मत है। फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम चरण के फाइटिंग मास्टर का मुकाबला फिजिकल ट्रेनिंग में द्वितीय चरण के फाइटिंग मास्टर से हो रहा है। वह बच्चा निश्चित रूप से हारने वाला है। ऐसा लगता है कि यह बच्चा एक आम नागरिक है। एक आम आदमी के लिए तो फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम चरण को प्राप्त कर लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अफसोस, ऐसा लगता है कि इस फाइट के बाद वह अपंग हो जाएगा। अल्पविराम। ब्लू स्काई सिटी के लोगों की नज़र में मनिक एक अच्छा आदमी नहीं है, इसके अलावा ज्यादातर लोग कमजोर लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। उनकी आंखों में वीर के प्रति दया की भावना देखी जा सकती है। जितने ज्यादा लोग अरीना में आ रहे थे मनिक उतना ही दुखी होता जो रहा था। क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग में द्वितीय चरण के व्यक्ति का प्रथम चरण के व्यक्ति को हराना किसी भी प्रकार से गर्व की बात नहीं थी। इसके अलावा यह भी सच था कि वीर की पहचान उससे कहीं कम थी। इसलिए मनिक नहीं चाहता था कि इस फाइट को ज्यादा लोग देखें। मनिक ने अकड़ते हुए कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो हम फाइट शुरू करते हैं। वैसे भी इस फाइट के बाद तुम्हें अपनी हड्डियां खुद ही तोड़नी है। मैं तुम्हें इस फाइट में हमारे बीच के शक्ति के अंतर को समझा दूंगा। आसपास बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होते देख वीर ने मनिक की ओर देखते हुए जवाब दिया, निश्चित ही हम फाइट शुरू करेंगे। अगर मैं हार गया तो जो भी तुमने कहा है मैं वह करूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? जीत, यह कमीना सोचता है कि वह जीत सकता है, यह सच में पागल हो गया है, मनिक ने दांत पीसते हुए सोचा। हालांकि किसी के लिए ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराना असंभव नहीं है जो फिजिकल ट्रेनिंग में इससे उच्च स्तर पर है, लेकिन इसके लिए उच्च फाइटिंग टैलेंट और शिक्षकों द्वारा सिखाई गई पुरानी से पुरानी फाइटिंग टेक्निकों की आवश्यकता होती है। वीर एक गरीब लड़का है, उसके लिए इतनी पावर प्राप्त करना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसने अपनी इस मामूली प्रतिभा को देखकर यह कैसे सोचा कि वह जीत सकता है? ऐसा लगता है कि कल रात उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली, लगता है कि वह अभी भी नींद में चल रहा है। यह सब सोचते हुए मनिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? अगर मैं जीतता हूं तो मुझे 200 साल पुराना ब्लड जिनसिंग और 500 टोका के सिक्के चाहिए। 200 साल पुराना ब्लड जिनसिंग और 500 टोका के सिक्के। आसपास के सभी लोग अवाक रह गए। यह बच्चा काफी उच्च स्तर की चीजें प्राप्त करना चाहता है। 200 साल पुराने ब्लड जिनसिंग के लिए 300 टोका के सिक्कों की आवश्यकता होगी। यह सब मिलाकर 800 टोका के सिक्कों के बराबर होगा। यह कोई छोटी राशि नहीं है। हालांकि इसे लेने के लिए जीवित रहना भी जरूरी है। 800 टोका के सिक्के। पहले तो मनिक चौंक गया, फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इसके योग्य हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में इतने पैसे होने चाहिए? ब्लू स्काई किंगडम में कुलीन, उच्च पारिवारिक स्तर वाले व्यक्ति और आम लोगों का जीवन समान नहीं है। अगर मनिक किसी को मार भी देता तो उसे सजा के तौर पर सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए कैद किया जाता और उसे बस 200 टोका के सिक्कों का मुआवजा देना पड़ता। वीर ने धीरे से जवाब दिया, फाइटिंग मास्टर के लिए उनके हाथ और पैर अनमोल होते हैं। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मुझे लगेगा कि तुम यंग मास्टर फाइट के अनुसार शर्तों को नहीं मान रहे हो। तुम्हें बस अपनी हड्डियां तोड़वानी है। भाड़ में जाओ, तुम आज सच में मरोगे। मनिक ने अपनी कमर पर बंधी लंबी तलवार खींचते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। जब वह बोल रहा था वीर अपने चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए खड़ा रहा। तलवार से सुनहरी रोशनी का एक स्लैश अटैक निकला और दर्जनों मीटर तक सी की एक पतली आवाज गूंजी। यह एक एनर्जी फाइटिंग टेक्निक है। एनर्जी फाइटिंग टेक्निक में दुश्मन को मारने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जिसे एक फाइटिंग मास्टर बहुत दिनों तक कल्टीवेशन करके प्राप्त करता है। इस एनर्जी को क्यू एनर्जी कहते हैं। जब मनिक ने कहा था कि वह 3 चालों के भीतर वीर को मार देगा तो वह केवल अपनी भावनाओं में बह नहीं रहा था, बल्कि उसे अपनी क्षमताओं और अपनी फाइटिंग टेक्निकों पर भरोसा था। उसे पक्का पता था कि वह आसानी से अपनी फाइटिंग टेक्निकों की मदद से वीर को मार देगा। इन टेक्निकों को सीखने का अवसर केवल किसी महान परिवारों के यंग मास्टर या एकेडमी के शिष्यों को ही मिल सकता है।
एक बार एनर्जी फाइटिंग टेक्निक का प्रयोग होने के बाद जिनके पास एनर्जी फाइटिंग टेक्निक नहीं है उसका इससे बचना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण मनिक को खुद पर भरोसा था कि वीर इस एक अटैक से ही मर जाएगा और वह आसानी से जीत जाएगा। मनिक का इस बात पर भरोसा था कि वीर ने कोई भी एनर्जी फाइटिंग टेक्निक नहीं सीखी है। वीर मनिक के हमले से निपटने के लिए केवल सामान्य फाइटिंग टेक्निक का सहारा ले सकता था। जब आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि परिणाम तय हो चुका है। उन दोनों से दूर खड़े नितिन का दिल घबरा गया। वीर इस तलवार के हमले को कैसे रोक पाएगा? वीर का ध्यान मनिक की ओर से आने वाले तलवार के स्लैश अटैक पर केंद्रित था। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के प्रारंभिक चरण स्ट्रोंग पावर फीस्ट अटैक का अभ्यास करने के बाद से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। वीर की नज़र में मनिक केवल एक ऐसा वाइल्ड बीस्ट है प्रतीत हो रहा है जो उसकी ओर झपट रहा है। पिछले कुछ दिनों से वीर अनगिनत जंगली जानवरों के टुकड़े टुकड़े कर चुका था। भले ही वे जानवर पहले से ही मर हुए थे फिर भी उनके टुकड़े करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है। जब भी वह अपने चाकू से बीस्ट को काटने के लिए चाकू को नीचे लाता तो वह बहुत अधिक तेज सटीक और खतरनाक होता। जैसे ही मनिक की तलवार का स्लैश अटैक इसके पास पहुंचा वीर ने अपना चाकू निकाल लिया। वीर एक तरफ झुक गया और मनिक की तलवार के स्लैश अटैक से बच गया। उसने अपनी गति का प्रयोग किया और तेज रफ्तार से दौड़ते हुए मनिक के पास पहुंच गया। इसके बाद उसने अपना चाकू थोड़ा सा नीचे झुककर मनिक के सीने पर ऊपर की ओर वार किया। वीर ने एक बड़ी तलवार के सामने केवल एक छोटे से चाकू का प्रयोग किया था लेकिन फिर भी परिणाम ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि उसने अपने चाकू से मनिक के सीने की पसलियों पर एक खतरनाक वार किया था। चाकू के वार लगने के बाद मनिक चिल्लाया, वह अपने पूरे शरीर के साथ जमीन पर गिर गया। क्या हो रहा है? आसपास के दर्शक यह समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ है और वे स्तब्ध रह गए। मनिक के सीने के कपड़ों पर 1 फुट लंबा छेद दिखाई देने लगा था। हालांकि इस अटैक से कोई खून नहीं निकला था, लेकिन उस छेद से एक चांदी जैसी सफेद चमक बाहर निकल रही थी। सिल्वर आर्मर, वीर ने मन ही मन सोचा। उसे पता चल गया था कि मनिक ने अपने कपड़ों के नीचे एक सिल्वर आर्मर पहना हुआ है। अगर यह आर्मर नहीं होता तो मनिक वीर के पहले ही वार में इतना घायल हो जाता कि वह आगे की लड़ाई भी नहीं लड़ पाता। मनिक हैरान और क्रोधित होते हुए आवाज निकालता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने घायल किया था जिसका फाइटिंग का स्तर उससे एक स्तर कम था। अभिमानी मनिक ने कभी नहीं सोचा था कि वीर उस पर इस प्रकार अटैक करेगा, अनगिनत दर्शकों के सामने। उसके लिए यह एक शर्मनाक बात थी। अब तो मुझे तुम्हें किसी भी हाल में मारना ही होगा। तार्किक रूप से कहें तो पहले वार से ही पता चल गया था कि इस फाइट में मनिक हारने वाला है। लेकिन अभिमानी मनिक अपनी हार कैसे स्वीकार कर सकता था? अपनी तलवार हवा में चलाते हुए उसने एक बार फिर वीर से अटैक किया, जिसमें इसने एक और एनर्जी फाइटिंग टेक्निक का प्रयोग किया है। वीर के मनिक लिए एक ऐसे अनुभवी शिकारी की तरह लग रहा था जो जंगली जानवर की किसी न किसी कमजोरी को पकड़ ही लेता है। वीर ने पहले वार के समान अपने चाकू से फिर अटैक किया। इस बार अटैक से मनिक के सीने के ऊपर के कपड़े पूरी तरह फट गए जिससे इसका सीना दिखने लगा। आसपास के सभी दर्शक दंग रह गए। वे इस फाइट के ऐसे परिणाम को अविश्वास की नजरों से देख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मनिक की तलवार वीर के मांस काटने वाले चाकू से कहीं ज्यादा लंबी है। इसके अलावा मनिक के पास एनर्जी फाइटिंग टेक्निकें भी है और उसके पास फाइटिंग कल्टीवेशन का उच्च स्तर है। लेकिन इस लड़ाई में उसे एक सामान्य फाइटिंग टेक्निक से 2 बार चाकू मारा गया है। उसकी शरीर की गति और चाकू की गति दोनों ही मनिक से तेज है। फाइट देख रहे एक फाइटिंग मास्टर ने टिप्पणी करते हुए कहा, केवल गति के प्रयोग से फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम चरण के फाइटिंग मास्टर द्वारा दूसरे चरण के फाइटिंग मास्टर को हराना एक असामान्य घटना थी। वीर की गति वास्तव में मनिक से तेज थी। वास्तव में उनकी गति में असमानता काफी अधिक थी। यह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की ट्रेनिंग करने का परिणाम था। इसका अभ्यास करने से पहले वीर का केवल चाकू चलाने में ही बेहद सटीक और फुर्तीला था, लेकिन उसकी गति और ताकत इसके समान आगे नहीं बढ़ पाए। वह इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने से पहले फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में उपस्थित मनिक को नहीं हरा पाता। लेकिन गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की ट्रेनिंग के साथ स्थिति अब पूरी तरह से बदल गई थी। क्रोध से पागल मनिक ने अपने शरीर के ऊपरी कपड़े फाड़ दिए जिससे चांदी जैसा दिखने वाला सिल्वर आर्मर दिखाई देने लगा। वह एक फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम चरण पर उपस्थित व्यक्ति से हार गया था। यदि वह इसका बदला नहीं ले पाता तो वह किस मुंह के साथ इस ग्रीन सिटी में रहता? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मनिक ने अपने शरीर के भीतर की लगभग पूरी क्यू एनर्जी बाहर निकाला और अपनी तलवार में भर दिया, जिससे उसकी तलवार पहले से भी अधिक चमकीली हो गई। उसने अपना तीसरा अटैक वीर के सिर पर किया। यदि यह अटैक वीर के सिर पर लग जाता है तो वीर निश्चित रूप से मर जाएगा। इस समय वीर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। उसने अपना चाकू फेंक दिया और इस अटैक का सामना खाली हाथों से करने के लिए तैयार हो गया।
कोई भी दर्शन समझ नहीं पा रहा था कि वीर क्या सोच रहा है। यह अटैक स्पष्ट रूप से मनिक का अंतिम अटैक था जिसमें क्यू एनर्जी की आखिरी बूंद भी शामिल थी। तो यह लड़का सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपना हथियार क्यों फेंक रहा है? हर किसी को पता होता है कि चाकू मुक्के से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। निश्चित रूप वह इस चाकू का उपयोग मनिक की तलवार के स्लैश अटैक को रोकने के लिए भी कर सकता है। वीर ने गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की ट्रेनिंग की थी जिसमें सबसे खतरनाक अटैक तलवार या किसी अन्य हथियार से नहीं किया जाता बल्कि इसमें सबसे पावरफुल हमला हाथ के मुक्के के द्वारा किया जाता है। जब वीर ने आखिरी बार अपने सबसे पावरफुल मुक्के की पावर का उपयोग किया था तो उसके मुक्के की ताकत ने आयरन ट्री के तने पर आधा फुट गहरा गड्ढा बना दिया था। आयरन ट्री का तना किसी भी तरह से स्टील से कम नहीं है। अगर इसी मुक्के को वीर किसी पत्थर में मारता तो वह निश्चित ही धूल में बदल जाता। वीर ने अपनी नज़र मनिक पर बनाए रखी, उसकी आंखें मनिक की सीने पर टिकी हुई थीं। एक तरफ होते हुए उसने मुक्का मारा। फट, एक दबी हुई आवाज के साथ मनिक ने अपने मुंह से खून उगल दिया और वह उड़ते हुए दूर जाकर गिरा। सिल्वर आर्मर की सुरक्षा होने पर भी फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण की पर होने के बावजूद अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बावजूद मनिक वीर के इस शानदार मुक्के के हमले को नहीं झेल पाया। मनिक को मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर गिरते देखा जा सकता था। यह सब देखकर आसपास के दर्शक अवाक रह गए। मनिक ने वीर को 3 अटैकों में हराने की धमकी दी थी लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। वीर ने इसके बजाय मनिक को 3 अटैकों में ही हरा दिया। इन 3 अटैकों में प्रत्येक बार वीर का अटैक उन दोनों के अटैकों में सबसे सटीक और खतरनाक था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन तीनों हमलों में वीर ही विजयी रहा। अगर सिल्वर आर्मर न होता तो मनिक पहले अटैक में ही हार जाता। फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण के व्यक्ति और दूसरे चरण के व्यक्ति के बीच की लड़ाई कैसी लगी? इस लड़ाई में सब कुछ बिल्कुल उल्टा ही हुआ था। ओल्ड मास्टर, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? इस फाइट के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने प्रश्न किया। अपने युवा दिनों में इस बुजुर्ग ने फिजिकल ट्रेनिंग के 5वें चरण बोन पावर इनहेंसिंग चरण को प्राप्त किया था। वह एनर्जी कंडेंसेशन चरण तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था, हालांकि वह इस तक पहुंचने में विफल रहा। एक बोन पावर इनहेंसिंग चरण वाले फाइटिंग मास्टर की आयु आम लोगों के समान ही होती है। स्वाभाविक रूप से उसका शरीर समय की मार नहीं झेल पाया। अब जब इस ओल्ड मास्टर की उम्र 70 से ज्यादा हो गई है तो अब उनमें लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं बची है। लेकिन उनके पास लड़ाई को समझने का हुनर अब भी है। बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। ऐसा लगता है कि उस बच्चे ने बहुत अधिक फिजिकल पावर के साथ जन्म लिया है। एक फाइटिंग मास्टर का फाइटिंग टैलेंट, चाहे ग्रेड 1 फाइटिंग टैलेंट हो या ग्रेड 2, यह बस इस बात का मापन करता है कि उनका शरीर कितनी तेजी और सहजता से क्यू एनर्जी को अवशोषित कर सकता है। वे जितनी तेजी से क्यू एनर्जी को अवशोषित कर पाएंगे उनकी फाइटिंग की शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। हालांकि फाइटिंग मास्टर की फिजिकल पावर इस फाइटिंग टैलेंट के मापन में शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों में फिजिकल पावर समान ही होती है। हालांकि कभी कभी कुछ लोग बहुत अधिक फिजिकल पावर के साथ पैदा होते हैं, जो सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना ताकतवर भी हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जिस फाइटिंग मास्टर के पास ज्यादा फिजिकल पावर होती है, इसके पास सामान्य फाइटिंग मास्टर से ज्यादा गति भी होती है, जिसका फायदा उन्हें किसी से फाइट करने में मिलता है। लेकिन ऐसे फाइटिंग मास्टरों की संख्या बहुत कम होती है। इसके अलावा उनमें से बहुत से फाइटिंग वे पर आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी फाइटिंग वे पर आगे बढ़ता है उसके लिए क्यू एनर्जी अधिक महत्वपूर्ण होती जाती हैं और व्यक्ति की फिजिकल पावर का लाभ भी उसी अनुपात में कम होता जाता है। तो ऐसा ही है। आसपास के दर्शकों ने अपना सिर हिलाया। इस प्रकार का स्पष्टीकरण ही अभी अभी हुई घटना को अच्छी तरह समझा सकता था। वीर ने अपना चाकू उठाया और कदम दर कदम मनिक की ओर बढ़ा। वर्तमान में मनिक बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसके बचे खुचे कपड़े पतली पतली पट्टियों में बदल गए थे, उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। मनिक सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर क्यों नहीं गया। आज की घटना ने उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए मजबूर कर दिया था। वह ब्लू स्काई सिटी में अपने साथियों के बीच हंसी का पात्र बन सकता था। वीर बोला, तुम ही हो जिसने पहले कहा था कि मैं हारने पर 1000 टोका के सिक्के दूंगा। अब तुम हार चुके हो, इसलिए मुझे मेरे सिक्के दो। बकवास। ये शब्द बोलते हुए मनिक ने लगभग एक और खून का कतरा थूक दिया। मनिक अफसोस करते हुए सोचने लगता है कि ओह, मैं कितना पागल हूं। क्या मेरे पास वास्तव में करने के लिए कुछ भी अलग नहीं था जो मैंने 800 को 1000 में बदल दिया। मनिक एक उच्च परिवार का यंग मास्टर है। 1000 टोका के सिक्के देना इसके लिए कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आज की घटना निश्चित रूप से पूरे जीवन भर एक बुरी याद के रूप में उसके दिमाग में बनी रहेगी। इतने सारे लोगों के सामने शर्त लगाने के बाद मनिक अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता था। इसके अलावा चूंकि यह यंग मास्टर फाइट की शर्तें थीं, इसलिए वह बदला लेने या वीर का मजाक उड़ाने या उसे तंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पैसे पैसे निकालो, मनिक ने अपने आदमियों पर चिल्लाया। आज उसे अपनी हार स्वीकार करनी ही होगी।
लेकिन यह लड़ाई का अंत नहीं था। उसने कसम खाई कि वह वीर को टुकड़े टुकड़े कर देगा। वीर के इस तरह के प्रदर्शन से पुरुषों का बहुत बड़ा समूह पूरी तरह से हैरान था। अब तो लोग ये भी सोचने लगे थे कि भले ही मनिक के सभी साथी वीर पर हमला कर दें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वे जीत पाए। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक फिजिकल ट्रेनिंग प्रथम चरण है? नितिन, पैसे इकट्ठा करो, वीर ने कहा। 1000 टोका के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी। भले ही मनिक अमीर है, लेकिन वह अपने साथ इतना पैसा नहीं लाया होगा। इसलिए वह केवल अपने आदमियों से पैसे मांगकर ही वीर को दी जाने वाली रकम की पूर्ति कर सकता था। जिस क्षण मनिक ने खून की उल्टी की थी, तो इसे देखकर नितिन हैरान होकर शांत खड़ा रह गया था। वीर के बुलाने के बाद ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। वह सोचता रह गया कि हे भगवान, क्या यह सच है? क्या वीर वास्तव में जीत गया है? इसके अलावा उन्होंने 1000 स्वर्ण लियांग जीत लिए थे। 1000 स्वर्ण लियांग। नितिन के पास कुल मिलाकर 200 टोका के सिक्कों से अधिक सिक्के नहीं थे। एक रक्त जिनसिंग खरीदने में ही उसके पास रखे पैसों का आधा से अधिक भाग खर्च हो गया था। अपने हाथों में टोका के सिक्कों को देखते हुए नितिन के चेहरे पर आश्चर्य की भावना थी। फिर यह हंसी में बदलने से पहले एक परमानंद में बदल गई। इन सिक्कों को देखते हुए पहले तो उसकी आंखें की पुतली आश्चर्य से बड़ी हो गई। इसके बाद वह इस हद तक मुस्कुराया कि उसकी आंखें की पुतली लगभग अदृश्य होने लगी थी। हाँ, हम अमीर गए, हम अमीर गए। आप बहुत दयालु हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह जानते हुए कि हम मुश्किल में हैं, आप जैसे अच्छे लोगों ने हमें कुछ खर्च करने के लिए पैसे देने का फैसला किया है, धन्यवाद। खासकर भाई मनिक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगा कि 800 टोका के सिक्के हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसी कारण आपने 1000 टोका के सिक्के देने पर जोर दिया था। हम दोनों लोगों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नितिन के इतने अधिक बेइज्जती भरे शब्दों को सुनकर मनिक, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, उसका मुंह भर आया और उसने एक और खून का कतरा थूक दिया। उस समय उसने कहा था कि अगर वह 3 अटैकों में वीर को नहीं मार सका तो अपना नाम बदल लेगा। भाड़ में जाओ तुम। मनिक ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। बाकी लोग जो मनिक के साथ थे, उनके चेहरे भी बिगड़ गए थे। ये सब करते हुए उन्हें नितिन का चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनके लिए नितिन का वर्तमान चेहरा इतना घिनौना था कि उनका दिल तो कर रहा था कि वे उसे यही मार डालें। टोका के सिक्के इकट्ठा करने के बाद नितिन ने अपनी उंगलियों को ठीक से साफ किया और एक एक करके सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। 20, 30, 50, 100, 100, 500, 7। नितिन ने टोका के सिक्कों के ढेर को 3 बार गिना, फिर मुस्कुराहट के साथ तिरछी आंखों से देखते हुए कहा, 850 टोका के सिक्के, 150 कम है। तुम सब तो बहुत अमीर हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी छोटी रकम भी नहीं जुटा सकते? मुझे लगता है कि शायद तुम सब इस शर्त के कारण बहुत गरीब होने वाले हो। नितिन के शब्दों को सुनकर मनिक को फिर से खून की उल्टी होने लगी। टोका के सिक्के इकट्ठा करने के बाद नितिन ने अपनी उंगलियों को ठीक से साफ किया और एक एक करके सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। 20, 30, 50, 100, 100, 500, 7। नितिन ने टोका के सिक्कों के ढेर को 3 बार गिना, फिर मुस्कुराहट और तिरछी आंखों से देखते हुए कहा, 850 टोका के सिक्के, 150 कम है। तुम सब तो बहुत अमीर हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी छोटी रकम भी नहीं जुटा सको? मुझे लगता है कि शायद तुम सब इस शर्त के कारण बहुत गरीब होने वाले हो। नितिन के शब्दों को सुनकर मनिक को फिर से खून की उल्टी होने लगी। इसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक डिंग की आवाज सुनाई दी। उसकी लंबी तलवार अरीना के बीच में धंसी हुई गई थी। यह जाइपा स्वॉर्ड है, इसे किसी भी हथियार की दुकान में 200 टोका के सिक्के में बेचा जा सकता है। अब तो तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। उनमें से 5 लोग वीर को पीटने के लिए मनिक के साथ आए थे। लेकिन अंतिम परिणाम यह आया कि उन्हें अपने पूरे धन, जिसमें मनिक की तलवार भी शामिल थी, वीर को सौंपनी पड़ा। मनिक इतनी दयनीय स्थिति में पहली बार आया था। जाइपा स्वॉर्ड को देखकर नितिन मुस्कुराया। उसे हथियारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी और जाइपा स्वॉर्ड वास्तव में एक बहुत ही कीमती हथियार है। यह स्वॉर्ड नितिन की तलवार से तो कहीं बेहतर है। वीर ने कहा, अगर तुमको यह पसंद है तो तुम इसे ले सकते हैं। नितिन ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाई वीर, मेरे पास तो फिर भी एक तलवार है, आपके पास इस सामान्य चाकू को छोड़कर कोई भी हथियार नहीं है। वीर ने जवाब दिया, मेरे मुंह के ही मेरे हथियार हैं। अभी के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। बाद में मैं अपने लिए एक ऐसा हथियार खरीदूंगा जो मेरे लिए फिट हो। भले ही यह जाइपा स्वॉर्ड बहुत तेज है, लेकिन यह मेरी फाइटिंग स्टाइल के लिए बहुत फीकी है। नितिन को लड़ते समय वीर द्वारा प्रयोग किए गए मुक्के के बारे में याद आया और उसे यह मानना पड़ा कि यह तलवार वीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो मैं यह तलवार ले लूंगा। लेकिन उस समय तुम वाकई खतरनाक लग रहे थे भाई वीर। मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह के रूप में नहीं देखा। जब से वीर ने फाइटिंग वे का कल्टिवेशन शुरू किया था, नितिन ने वीर को कभी फाइट करते हुए नहीं देखा था। वह कैसे जान सकता था कि वीर की ताकत कितनी बढ़ गई है? उसका मानना था कि यह वीर की कड़ी मेहनत का नतीजा है। वीर ने नितिन को समझाते हुए कहा,
मनिक को फाइटिंग वे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वह केवल एक शुरुआती फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे स्तर पर है। इसके अलावा उसकी फाउंडेशन भी अस्थिर है। वह फिजिकल ट्रेनिंग के इस स्तर शायद अधिक से अधिक मेडिसिन पिल खाने के बाद पहुंचा है। यहाँ तक कि उसकी फाइटिंग टेक्निक भी कुछ खास नहीं थी। उसे हराना गर्व की बात नहीं है, मेरा पहला लक्ष्य सिकारा को हराना है। सिकारा मनिक से अलग है। सिकारा के पास बहुत ताकत है और उसका फाउंडेशन भी मजबूत है। उसका ग्रेड 4 फाइटिंग टैलेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इसके अलावा वह काफ़ी मेहनती भी है। इस प्रकार वर्तमान समय में वीर सिकारा को नहीं हरा सकता है। वीर ने नितिन द्वारा दिए गए टोका के सिक्के लिए, फिर उनमें से एक ढेर अलग किया और बिना गिने उस ढेर को नितिन को देने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ाए। इतने सिक्कों को तुम रख लो। तुम क्या कर रहे हो? ये सारे टोका के सिक्के तुमने प्राप्त किए हैं। मैंने तलवार पहले ही ले ली है। इन सिक्कों की बात करें तो मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अभ्यास के तरीके को देखें तो मुझे हर महीने केवल 10 टोका के सिक्कों की ज़रूरत होती है। वीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे उसने कमर के पास वाली जेब में उन सभी सिक्कों को रख लिया। ठीक है, चलो मेले में चलते हैं, वीर ने कहा। क्या मेले में? हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया। अब हमारे पास कुछ खरीदने के लिए सिक्के भी है, 1000 टोका के सिक्के। साला, मैंने आज से पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी है। लेकिन इस बार हम मेले में धूम मचा देंगे। वीर भी हंसा और बोला, ठीक है, हम बहुत मजे करेंगे। लेकिन अगले कुछ दिनों तक बाहर जाते समय तुम्हें सावधान रहना होगा। किससे तुम्हारा मतलब? मनिक से है। हाँ, वह निश्चित रूप से बदला लेगा। वह ऐसा खुलेआम नहीं कर सकता, लेकिन वह छुपकर हमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। यह एक परेशानी का ऐसा पुल है जिसे हमें पार करना ही पड़ेगा। वीर ने यह कहते हुए अपना स्वर धीमा कर लिया। मनिक इस मामले को यहीं खत्म कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। हालांकि अगर वह छुपकर उनके खिलाफ साजिश रचता है या उन्हें मारने के लिए किलर्स हथियार भेजता है, और यदि वे मनिक को निशाना बना लेते, तो वीर को मनिक का उपचार करने के लिए उसके द्वारा ही दिए गए ब्लड जिनसेन का प्रयोग करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से वीर यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से इसके सबसे अच्छे दोस्त नितिन को परेशानी हो। अंत में मनिक के पिता भी ग्रीन सिटी की डिफेंस आर्मी के प्रमुख हैं। यदि उन्हें इस घटना के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? हालांकि वे सामने आकर कुछ भी नहीं कह सकते थे, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसे बहुत से रास्ते थे जिनके जरिए वे भी वीर के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अल्पविराम। वीर व नितिन जिस मेले जा रहे थे वह ग्रीन सिटी के बाहरी इलाके में आयोजित किया गया था। यह वह जगह है जहां सबसे ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। हर साल एक बार इस जगह पर मेले का आयोजन होता था। इस मेले में पड़ोसी राज्यों के फाइटिंग मास्टर भी अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने और खरीदने आते थे। जब वीर मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ और वहां पर मौजूद सामानों की उच्च श्रेणी को देखकर चौंक गया। यह रईसों और कुलीनों की दुनिया लग रही थी। लोगों की ऐसी भीड़ के बीच आम रूप से घूमते हुए एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज पर उपस्थित लोगों को भी देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब वीर भीड़ को ही देख रहा था तो इस भीड़ में एक खलबली मच गई। वीर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सफेद आलीशान गाड़ी मेले के प्रवेश द्वार पर आ रही है। गाड़ी को खींचने वाले सभी घोड़े एक ही तरह के और बहुत कीमती घोड़े थे, साइना सिल्वरहॉर्स। इन घोड़ों में बहुत तेजी और किसी भी स्थिति में चलते रहने की क्षमता होती है। उनमें से प्रत्येक की कीमत 10,000 टोका के सिक्कों से कम नहीं हो सकती थी। अनेक धनी परिवारों के यंग मास्टरों को तो छोड़िए, ग्रोट परिवारों के यंग मास्टर भी इन्हें खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसके अंदर बैठा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके लिए कई हजार स्वर्ण लियांग की कीमत वाली गाड़ी में सवार होना एक आम बात है? क्या यह हो सकता है कि शाही परिवार का कोई सदस्य यहां आया हो? वीर ने मन ही मन सोचा। इस गाड़ी की ओर देखते हुए नितिन ने वीर से कहा, क्या तुम गाड़ी पर सुनहरे भाले के साथ एक महान योद्धा को दर्शाती हुई ध्वज को देख रहे हैं? यकीनन यह मार्शल जेस्टो की गाड़ी है। मार्शल जेस्टो, इससे तुम्हारा मतलब मार्शल जतन है? वीर ने पूछा। और कौन हो सकता है? पूरे ब्लू स्काई किंगडम में केवल एक मार्शल है। ब्लू स्काई किंगडम की सैन्य संरचना के भीतर 10,000 सैनिकों के कप्तान का पद संभालना सच में एक बड़ी बात है। किसी भी आम सैनिक से ऊपर मेजर का पद होगा। मेजर के ऊपर कर्नल होता है, कर्नल के ऊपर जनरल होता है, अंत में जनरल के ऊपर एक मार्शल होता है। पिछले 80 वर्षों में ब्लू स्काई किंगडम में केवल एक व्यक्ति ही मार्शल के पद पर पहुंचा है। ब्लू स्काई किंगडम के कई नागरिक वर्तमान सम्राट के नाम से परिचित नहीं हो, यह आम बात है, लेकिन वे सभी मार्शल जतन का नाम अच्छी तरह जानते हैं। किंगडम प्रोटेक्टर ग्रैंड मार्शल जतन। 80 साल पहले उन्हें ब्लू स्काई किंगडम पर ईस्टर्न डार्क मून किंगडम के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में अनगिनत लोगों की जान चली गई थी और शाही परिवार को साम्राज्य के दक्षिण की ओर राजधानी को स्थापित करना पड़ा था। फाइटिंग जतन एकमात्र ही व्यक्ति था जो वहां अंत तक लड़ता रहा। अपनी रॉयल आर्मी की कमान संभालते हुए उन्होंने लगातार कई सराहनीय कार्य किए, लड़ाई में हारी हुई क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया और उत्तर की ओर रहने वाले लोगों को भी मरने से बचाया था।
लड़ाई के प्रारंभ होने के 3 साल बाद मार्शल जतन की कमान में रॉयल आर्मी ने आखिरकार ईस्टर्न डार्क मून किंगडम को हराने में कामयाबी हासिल की। राजधानी को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया गया जहां वह पहले थी और उसी वर्ष महान योद्धा जतन को मार्शल जेस्टों की उपाधि दी गई। यह वही समय था जब सेना के महान योद्धाओं ने किंगडम के उच्च परिवारों के साथ मिलकर ब्लू स्काई फाइटिंग आर्ट एकेडमी की स्थापना की थी। अपनी सीमित समय की फाउंडेशन के कारण ब्लू स्काई एकेडमी ग्रेड 3 सेक्ट्स और कार्लोवेनिया वैली द्वारा स्थापित कार्लोवेनिया एकेडमी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। हालांकि ब्लू स्काई एकेडमी ब्लू स्काई किंगडम के लिए सैन्य एकेडमी के रूप में भी कार्य करती है। ब्लू स्काई एकेडमी से स्नातक होने के बाद जो लोग सेना में प्रवेश करते हैं जिससे वे निश्चित रूप से एक अच्छा पद प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मार्शल जतन ब्लू स्काई एकेडमी के ओल्ड प्रिंसिपल भी हैं। उनकी फाइटिंग कल्टीवेशन पोस्ट गैदरिंग स्टेज के मध्य चरण तक पहुंच गई है। अधिकतर फाइटिंग मास्टरों के लिए पोस्ट गैदरिंग स्टेज या एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज पर पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य होता है। दरवाजे के पास आकर गाड़ी रुक गई और वीर ने गहरी सांस ली। क्या सच में गैदरिंग जतन खुद अंदर है? इस आदमी के बारे में केवल वीर योद्धाओं की कहावतों या कहानी में सुना जाता है। क्या आज इस मेले में सच में आए होंगे? गाड़ी का पर्दा एक तरफ खिसका और वीर आश्चर्यचकित हो गया। जो बाहर आया था वह एक लड़की थी। लड़की को देखकर वीर को आश्चर्य हुआ जबकि नितिन की आंखें सीधे उस पर टिक गईं। ऐसी कौन सी सुंदरी है जो साम्राज्यों को हिला सकती है? वह सच में यही है। युवती ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी, उसके काले बाल कमर तक लटक रहे थे, उसकी त्वचा सुंदर चांद की रोशनी के समान चमक रही थी, उसका रूप पूर्ण चंद्रमा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाला था, उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह साफ थीं। उसकी नाक अत्यधिक सुंदर और उभरी हुई थी, थोड़ी थोड़ी नुकीली थी और गर्दन सारस की तरह पतली थी। इसमें किसी का कोई दोष नहीं था कि उसे जो एक बार देखे और देखता ही रह जाए। इसके अलावा वह ज्ञान और पवित्रता की आभा बिखेर रही थी जिससे उसे देखने वालों के मन में उसके लिए एक विचार निश्चित ही आता था, एक स्वर्ग की अप्सरा। अपने बॉडीगार्ड और नौकरानियों के साथ युवती गाड़ी से उतरी और मेले में चली गई। वह मेले में जहां भी जाती ऐसा लगता जैसे उस क्षेत्र में कई रंग चमक उठे हों और सुंदर गुलाब के फूल खिल गए हों। जहां तक युवती की बात है तो वह इस खूबसूरत दृश्य के भीतर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी जिससे हर कोई अपने आप को एक सपने में खोता हुआ समझ रहा था। सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी गाड़ी जिसकी कीमत कई 10,000 टोका के सिक्के थी, उसकी शानदार सुंदरता और 80 से ज्यादा सालों तक टिके रहने वाला मार्शल जतन का शाही परिवार, इनमें से कोई भी एक कारक उसे ध्यान का केंद्र बनाने के लिए पर्याप्त था। जब तक वह युवती उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई तब तक नितिन अपनी नजरें उसे हटाने के लिए तैयार नहीं था। उस युवती का इसकी नजरों दूर चला जाना उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव लेकर आ गया था। वीर ने पूछा, वह कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? नितिन ने जवाब दिया, मैं उसे जानता हूं लेकिन वह मुझे नहीं जानती। वह मार्शल जतन की पोती मानिका है। वाकई, वीर ने कहा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये वही है। वीर को बताते हुए नितिन ने उस लड़की की प्रशंसा की। इसके बाद वीर ने केवल ओह कहा। उसने कुछ हद तक उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था कि यह युवती किसी न किसी तरह से मार्शल जतन से संबंधित होगी। इसलिए वह बहुत हैरान नहीं हुआ। नितिन ने वीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए आगे कहा, उस लड़की के पास ग्रेड 6 फाइटिंग टैलेंट है। क्या? वीर अवाक रह गया। ग्रेड 6 टैलेंट? क्या तुम्हें पक्का पता है? वीर ने इससे पहले जो सबसे बेहतरीन टैलेंट देखा था वह ग्रेड 4 का टैलेंट था। ग्रेड 5 टैलेंट की बात करें तो ग्रीन सिटी में यह किसी के भी पास नहीं था। शायद ब्लू स्काई किंगडम में ऐसे लोग मौजूद हों लेकिन उनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी। हालांकि उसने अभी अभी जाना कि जो युवती कुछ समय पहले उनकी नज़रों के सामने से गुजरी थी उसके पास ग्रेड 6 टैलेंट है। तो उसके लिए यह एक अकल्पनीय बात थी। नितिन को पहले से ही वीर की इस प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी और उसने कहा, मैं कहता हूं भाई वीर, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी ग्रेड 6 फाइटिंग टैलेंट के साथ साथ उसका रूप और भी अद्भुत है? वीर ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि उसकी प्रतिभा और भी अद्भुत है। ग्रेड 6 टैलेंट? यह तो बिल्कुल अनसुना है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह किस फाइटिंग स्टेज पर हो सकती है? नितिन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसका स्तर निश्चित रूप से उच्च होना चाहिए। यह देखते हुए कि वह इतनी उच्च प्रतिभा से संपन्न है और एक महान परिवार में पैदा हुई है, फिजिकल ट्रेनिंग का चौथा या पांचवां चरण इसने प्राप्त कर लिया होगा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि भाई मिंग, आप केवल इस फाइटिंग आर्ट के बारे में ही क्यों पूछते हैं? इतनी खूबसूरत सुंदरी को देखने के बाद क्या आपका दिल तेजी से नहीं धड़कने लगता? सवाल ने वीर को चौंका दिया। एक सुंदर महिला किसी भी व्यक्ति को प्रिय होती है और मानिका वास्तव में परिपूर्ण सुंदरी है। हालांकि रवीना और उसके बीच जो कुछ हुआ था उसके बाद वीर को समझ में आ गया था कि एक प्यार करने वाला साथी तभी तक किसी के पास टिक सकता है जब तक उसके पास पर्याप्त पावर हो। उसकी वर्तमान पावर को देखते हुए इस तरह की सुंदरी को दिल में बसाना निरर्थक था। वीर ने पलटकर उसने पूछा, क्यों, क्या तुम्हें वह पसंद है? नहीं, मैं तो बस उसका एक प्रशंसक हूं। यह लड़की मेरे लिए बहुत दूर है, मैं इस तरह के विचार अपने दिल में नहीं रख सकता।
मुझे यह भी नहीं पता कि ग्रीन सिटी में कितने लोग इसके पति के जैसा भाग्यशाली आदमी बनने की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि उनमें से कोई भी मानिका के लिए योग्य नहीं है। यह लड़की निश्चित रूप से भविष्य में कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के समान एक बहुत ही बड़े सेक्ट के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी। वह बहुत पहले से ही कार्लोवेनिया एकेडमी की एक मुख्य शिष्या बन गई थी। हम जैसे सामान्य स्तर के लोग उसके जैसे किसी लड़की से मेल खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा जलन होती है वह यह है कि वह एक इंस्क्रिप्शन मास्टर भी है।